नमस्ते। तो मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार है। आज क्लास में हम देखेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है। ये क्लास जो है सिर्फ जो नीट यूजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। तो देखते हैं क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना होगा कि सेल क्या होता है। ठीक है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इसका थोड़ा सा हमें बेसिक आइडिया होना होगा। तो देखते हैं, जैसे ये हमारा एक सेल है। अब सेल के चारों तरफ आप जानते हो कि सेल मेम्ब्रेन होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम थोड़ा अगर जूम करके देखते हैं, ठीक है, इसका अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं स्ट्रक्चर, तो ऐसे पाया गया कि ये जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर मेनली दो चीजें होती हैं। 52% प्रोटीन होता है और 40% के करीब में लिपिड होता है, फैट होता है। ये लिपिड जो होता है मेनली फॉस्फोलिपिड होता है और ये फॉस्फोलिपिड जो है ये दो लेयर में अरेंज होता है और चूंकि ये फॉस्फोलिपिड दो लेयर में अरेंज है इसीलिए इसको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर। तो ये मैंने लिपिड बाइलेयर बना दिया और ये लिपिड बाइलेयर के बीच में मैंने ये प्रोटीन बना दिया और चूंकि ये प्रोटीन पूरे लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर रहा है, बिल्कुल लिपिड बाइलेयर के अंदर है, इसीलिए इसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। या तो आप बोलो इंट्रिंसिक प्रोटीन और यू से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। क्यों हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे? क्योंकि ये लिपिड के मेम्ब्रेन को पूरी तरह से क्रॉस कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कह सकते हैं। आप देखिए, ये जैसे मान लो कि आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो गया और ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, भीतर की तरफ साइटोप्लाज्म होता है। अब इस लिपिड, इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये हमेशा दो टाइप का होता है। एक ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरे को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है और ये कैसे वर्क करता है। तो आप समझने की कोशिश करते हैं। हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, जब भी ये सेल के अंदर कुछ भी जाएगा या सेल से बाहर कुछ भी जाएगा और उस प्रोसेस में अगर एटीपी यूज होगा, एटीपी क्या होता है? सेलुलर एनर्जी होता है। तो अगर एटीपी यूज होगा ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस में अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हम कहेंगे उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज होता है, सेलुलर एनर्जी एटीपी क्या है? सोर्स ऑफ सेलुलर एनर्जी है। ठीक है, हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज नहीं होता है, एटीपी नॉट यूज्ड। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और कैसे काम करता है। तो देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट, जैसे मान लो कि ये हमारा सेल है, ठीक है, ये सेल जो है इसके बाहर जो है बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। किसके मॉलिक्यूल्स हैं? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो हैं बिना किसी गतिरोध के ये आराम से सेल के अंदर इंटर कर जाएंगे। ठीक है, आराम से लिपिड बाइलेयर को डिफ्यूज हो करके और लिपिड बाइलेयर से डिफ्यूज हो करके आराम से सेल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस में एटीपी यूज नहीं होगा। सेल के बाहर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है,
सेल के अंदर एक दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो चूंकि हायर बाहर हायर कंसंट्रेशन है और अंदर ऑक्सीजन का कम कंसंट्रेशन है, आराम से ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आराम से अंदर चला जाएगा। ये जो प्रोसेस है इसको कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे सेल के बाहर से अंदर जा रहे हैं या अंदर से बाहर आ रहे हैं, हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएंगे। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स और आयंस they move from high concentration to low concentration, low concentration, और यहां पे ATP यूज नहीं होता है, ATP नॉट यूज्ड। अब देखिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएंगे ये अपना आराम से। अब क्या है ना कि इस प्रोसेस में किसी भी प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए। अब इस प्रोसेस में बेशक वो सेलुलर एनर्जी यूज नहीं करेंगे, लेकिन इनके पास अपना काइनेटिक एनर्जी है, वो तो यूज करेंगे ना। और जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल मूव करता है, इसको बोलते हैं डाउनहिल मूवमेंट, डाउनहिल मूवमेंट, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, डाउनहिल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं toward the concentration gradient, toward concentration gradient, gradient। so passive transport में हमेशा concentration gradient की तरफ, passive transport में हमेशा concentration gradient की तरफ मूवमेंट होता है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है। और ये तब तक होगा जब तक ये इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर लेता है, बाहर और अंदर ऑक्सीजन का लेवल ऑलमोस्ट सेम नहीं हो जाता है, तब तक ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज करते रहेगा, जाते रहेगा। अब भाई देखिए ये हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये दो टाइप का होता है। हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ये दो टाइप का है। पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है इसको हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, इट्स कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। और दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसको हम कहेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दूसरा हम कहेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सेल के अंदर अगर कुछ जा रहा है या सेल के अंदर से बाहर कुछ आ रहा है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, आराम से डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करते हुए, तो इसको कहा जाएगा सिंपल डिफ्यूजन। जैसे सेल के अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, सेल के बाहर, सेल के अंदर से सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो ये ट्रांसपोर्ट जो है इसको कहेंगे हम सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, आराम से जाता है, लिपिड बाइलेयर को आराम से क्रॉस करके इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये देखिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बना था मेटाबॉलिज्म में, ये बाहर चला गया। दूसरा जो है हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में आप याद रखेंगे, ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है ये भी होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही होता है, मतलब सेल के अंदर अगर जाता है तो ये बाहर चला जाएगा, या सेल के बाहर जाता है तो सेल के अंदर चला जाएगा। और इसमें भी ये तभी तक इसमें मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा या आयन का ट्रांसपोर्ट होगा जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, ये लिपिड बाइलेयर के थ्रू नहीं जाएगा। लिपिड के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, याद रखिए, लिपिड बाइलेयर के अंदर कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, और उस प्रोटीन्स को कहते हैं चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन, ये चैनल प्रोटीन के अक्रॉस ही इसका मूवमेंट होता है। चैनल प्रोटीन के अक्रॉस ही इसका मूवमेंट होता है।
जैसे मान लीजिए कि वाटर का मॉलिक्यूल इंटर किया सेल के बाहर से सेल के अंदर, तो ये चैनल बेशक सेल के बाहर ये वाटर मॉलिक्यूल जाता है, ये सेल के अंदर जाएगा, लेकिन ये लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके नहीं जाएगा, चैनल प्रोटीन और टनल प्रोटीन को क्रॉस करके जाएगा। और ये जो लिपिड बाइलेयर, जो ये चैनल प्रोटीन है, ये टनल प्रोटीन है, ये इसको फैसिलिटेट करेगा। तो जैसे ये ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर रहा है चैनल प्रोटीन, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। As for example, in the case of water, you will see, so for water we have a specialized protein, इसको हम बोलते हैं एक्वापोरिन। एक्वापोरिन जो है ये ऐसा प्रोटीन है, ये ऐसा चैनल प्रोटीन है जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये वाटर की एंट्री एश्योर करता है। ठीक है, अब जब आप न्यूरॉन पढ़ोगे तो न्यूरॉन में आप पढ़ोगे सोडियम आयन चैनल, सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल। ये सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होता है आप देखिए, यह हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है, ठीक है, जिसको चैनल प्रोटीन्स कहते हैं। चूंकि याद रखिएगा हमेशा सेल के बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और सोडियम आयन का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होता है, तो इसलिए क्या होता है कि सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल के थ्रू सेल के अंदर बढ़ जाता है, चला जाता है। तो इस तरीके के प्रोटीन जो सोडियम आयन को सेल के अंदर एंट्री करवाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं क्या, इनको लोग हम कहते हैं चैनल प्रोटीन। और ये ट्रांसपोर्ट जो होता है इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो ये तो हो गया हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में सिनारियो जो होता है ये कंप्लीटली डिफरेंट होता है। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो पहला डिफरेंस तो ये बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि लिपिड बाइलेयर में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एटीपी यूज होता है, चाहे सेल के अंदर जाना है कुछ भी या सेल के बाहर जाना है कुछ भी, एटीपी यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये सेल का भाई साइटोप्लाज्म है, और ये साइटोप्लाज्म जो है ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में हमारा लिपिड बाइलेयर है, और ऐसे ही जैसे ये चैनल प्रोटीन है वैसे ही कुछ अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में, उनको बोलते हैं पंप। समझने की कोशिश करेंगे, ये हमारा लिपिड बाइलेयर है, हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ प्रोटीन होंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन रहते हैं, उनको बोलते हैं पंप। ठीक है, ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन ही है, ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ही है, ये लिपिड बाइलेयर के अंदर ये भी फंसा है, बिल्कुल इस तरह जैसे मैंने ये चैनल प्रोटीन बनाया है, लेकिन इनको हम कहेंगे पंप। अब ये पंप जो है ये मॉलिक्यूल्स को चाहे इनसाइड या आउटसाइड अलाउ करता है, ये तो पंप के टाइप पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जब भी ये पंप काम करता है हमेशा एटीपी यूज करता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। हमारे बॉडी का लगभग 50% एटीपी जो है सेल्स के सोडियम पोटेशियम पंप को मेंटेन करने में यूज हो जाता है। आपके बॉडी में जितना एटीपी प्रोड्यूस होता है उसका 50% एटीपी खाली ये सोडियम पोटेशियम पंप को मेंटेन करने में खत्म हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा लो कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। अब ये सोडियम पोटेशियम जब भी काम करेगा तो हमेशा 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं, 3 सोडियम के मॉलिक्यूल बाहर आएंगे और 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं, ठीक है। 3 सोडियम के मॉलिक्यूल बाहर आते हैं और 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं।
जब एक बार काम किया तो 2 पोटेशियम भीतर और 3 सोडियम बाहर, तो ये और बदले में ये एटीपी यूज करेगा। तो ये एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैंने ये एग्जांपल बता दिया, सोडियम पोटेशियम पंप। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो ये एटीपी यूज करता है, दूसरा जो प्रोटीन है उसका नाम है पंप, तीसरी बात ये है कि यहां पर जब भी ट्रांसपोर्ट होता है ये हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होगा। कैसे होगा? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन है। और भाई मेरे जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? टुवर्ड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? इसको हम कहेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहेंगे, और इसको हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यह हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी 2 टाइप का होता है। एक तो है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसका मैंने एग्जांपल बता दिया सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जब भी काम करेगा 3 सोडियम बाहर 2 सोडियम अंदर, ठीक है। दूसरा है हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये देखिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी एटीपी यूज करता है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं करता है, इनडायरेक्टली एटीपी यूज करता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम ग्लूकोज पंप। सोडियम ग्लूकोज पंप का हम एग्जांपल ले रहे हैं, सोडियम ग्लूकोज पंप। ये सोडियम ग्लूकोज पंप जो होता है ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है, और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब ये कैसे काम करता है देखिए, ये जब भी सोडियम ग्लूकोज पंप काम करेगा तो ये सेल के अंदर सोडियम भी लेके जाएगा और ये सेल के अंदर ग्लूकोज भी लेके जाएगा। भाई मेरे सेल के बाहर ग्लूकोज कम था, सेल के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है तब भी खींच लेगा। सेल के बाहर सोडियम ज्यादा है, सॉरी सेल के अंदर सोडियम ज्यादा है, सेल के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, तब भी इनको फोर्सफुली लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन खींच लेगा, ठीक है। लेकिन अब इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली एटीपी तो यूज नहीं करता है, लेकिन हमारा सोडियम पोटेशियम पंप ने एटीपी खर्च करके जो सोडियम आयन बाहर निकाला है उसी सोडियम आयन को ये अंदर फिर फेंक दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर तो नहीं, लेकिन ये यहां पर तो एटीपी यूज करवा रहा है ना। तो ये जो है ये एग्जांपल है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो ये है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिमेनिंग थिंग्स विल सी इन नेक्स्ट क्लास, राइट? बाय।